फिर हमारे पास आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास क्या होता है। हमें पता है किसी भी एटम का जो मास है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम रेशियो डिटरमाइन कर सकें उस एटॉमिक मास की, उस एलिमेंट की कार्बन 12 एटम के साथ। इस रेशियो को जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एवरेज मास होता है एटम का एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कि आप कार्बन 12 आइसोटोप का 12वें हिस्से के साथ उसका उसको कंपेयर करते हो तो वो आपको उसका रिलेटिव एटॉमिक मास दे देता है। अब एलिमेंट जो हैं उनके डिफरेंट मास नंबर होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है कि वो एलिमेंट जिनके मास नंबर जो हैं वो डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो उनको आप आइसोटोप कहते हैं। अब कार्बन 12 जो है वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। आपने एक स्टैंडर्ड ले लिया, ठीक है, और उस स्टैंडर्ड के तहत आप जो है वो दूसरों के मास निकाल ले। जैसे कि आपके पास आप शॉप पे जाते हो तो आप देखते हो कि वहां पे कुछ स्टैंडर्ड्स पड़े होते हैं। जैसे आपने 1 kg कोई चीज लेनी है तो उसका एक स्टैंडर्ड वहां पे मौजूद है जिसके मुताबिक आपको वो चीज नाप के दी जाएगी। इसी तरीके से कार्बन 12 जो है ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके मुताबिक दूसरी चीजों को मैयर किया जाता है। When we compare atomic mass of other element with carbon 12 atom, they are expressed as the relative atomic mass of these elements. क्या है कि जब हम कंपेयर करते हैं एटॉमिक मास को, ठीक है, दूसरे एलिमेंट को कार्बन के साथ, तो हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं उस एलिमेंट का। और जो यूनिट होता है रिलेटिव एटॉमिक मास की उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम AMU भी लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1/12 होता है कार्बन 12 के मास के, ठीक है। व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस इन ग्राम, जब हम इस एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम में जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर -24 ग्राम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये आपको याद होनी चाहिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट में कितने ग्राम्स मौजूद होते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाता है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि हम केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। कंपाउंड्स को जो है वो हम केमिकल फार्मूला से लिखते हैं और एलिमेंट जो है उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब केमिकल फार्मूला जो कंपाउंड का है उसको लिखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को जहन में रखना होगा। वो पॉइंट्स ये हैं कि दो एलिमेंट्स जो हैं उनके सिंबल को हम साइड बाय साइड लिखेंगे, ठीक है। और कैसे लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल जो दो एलिमेंट हैं एक के ऊपर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आइन है और एक नेगेटिव आइन है, तो साइड बाय साइड लिखने का मतलब ये है कि पहले आपके पास पॉजिटिव आइन आ जाएगा या नेगेटिव आइन आ जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट के सिंबल्स को साइड बाय साइड लिखेंगे, ठीक। सेकंड चीज, द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो आप टाई राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर लिखोगे। जैसे कि आपके पास सोडियम की वैलेंसी +1 होती है तो आपने टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर उसके प्लस लिख दिया। 1 बेसिकली हम इस वजह से नहीं लिखते क्योंकि 1 कहाँ किसी जगह पे कोई चीज नहीं मौजूद तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ 1 मौजूद। सेम एज इट इज कैल्शियम की 2+ होती है तो हमने राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर 2+ लिख दिया। अब सिग्निफिकेंस, केमिकल फार्मूला की कुछ सिग्निफिकेंस है, वो क्या है, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस। अब केमिकल फार्मूला जो है हमें बेसिकली उस सब्सटेंस का असल नाम भी बता देता है। अगर हम H2O कह रहे हैं तो H2O का मतलब क्या है, वाटर। It also represent 1 mole of the molecule in the balanced chemical equation. ये हमें 1 मोल मॉलिक्यूल का बताता है किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। और इट इज इनफैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। ये बेसिकली क्या होता है, एक मॉलिक्यूल या एक फार्मूला यूनिट होता है किसी भी कंपाउंड का। अगर मैं H2O कह रहा हूँ तो H2O बेसिकली क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ये मुझे एक मॉलिक्यूल का फार्मूला बता रहा है।
इट इंडिकेट द मास ऑफ कंपाउंड इन एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम। अब इसकी मदद से हम जो है वो मास किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर भी और ग्राम के अंदर भी। और लास्ट पॉइंट क्या है कि केमिकल फार्मूला जो है वो आपको टेल द नेम ऑफ एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड में जो जो से एलिमेंट मौजूद हैं उनके नेम के बारे में भी बताता है। अच्छा, दो पॉइंट्स हमने पढ़े। पहला पॉइंट ये था कि आपके पास सिंबल जो हैं वो दो एलिमेंट के साइड बाय साइड लिखेंगे कि अगर पहले पॉजिटिव आ रहा है तो उसके बाद नेगेटिव आना चाहिए, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अगला पॉइंट क्या था कि जो वैलेंसी होती है वो आप राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर लिखोगे सिंबल के। थर्ड पॉइंट है the valency of each ion is brought to the lower right corner of other ions by cross exchange method। आप जो है वो वैलेंसी जब एक्सचेंज होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये NaCl है, ठीक है, जब क्रॉस एक्सचेंज होगा तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है ये लोअर कॉर्नर पे आ जाएगा और ये जो आपके पास माइनस है ये सोडियम के लोअर कॉर्नर के ऊपर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से कैल्शियम और Cl का यही है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का यही है। ठीक, और बाद में जब ऐसा हो जाता है तो हम इसको एज ए कंपाउंड कैसे लिखते हैं, NaCl, CaCl2, CaO। नेक्स्ट है इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, कि अगर तो उनकी वैलेंसी सेम हो तो हम उसको केमिकल फार्मूला के अंदर नहीं लिखते, लेकिन अगर उनकी वैलेंसीज डिफरेंट हो, ठीक है, तो सच तो क्या होगा, जिस तरह की सोडियम क्लोराइड है बोथ द वैलेंसीज आर ऑफसेट एंड फार्मूला इज रिटन एज NaCl। ठीक है, आपके पास वैलेंसी सेम है तो आपने सिंपल क्या कर दिया, NaCl लिख दिया। लेकिन जब वैलेंसी सेम नहीं है, जैसे कि आपके पास केस है CaCl का, इसकी वैलेंसी जो है वो आपके पास 2+ है और इसकी वैलेंसी -1 है, तो इसकी -2 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये दो क्लोरीन है, इसका मतलब ये है इसकी वैलेंसी -2 है, तो आप क्या करते हो कि उसको यहाँ पे लिखते हो। ठीक, 5 पॉइंट है अगर आइन जो है वो कॉम्बिनेशन हो दो या दो से ज्यादा एटम का, जिसको हम रेडिकल्स कहते हैं, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो। रेडिकल क्या होता है कि कोई भी आपके पास कंपाउंड जिसके ऊपर कोई नेट चार्ज मौजूद हो, जैसे कि आपके पास SO4 है तो इसके ऊपर -2 चार्ज मौजूद है, इसी तरह आपके पास सल्फेट के ऊपर 3- चार्ज है। तो जो नेट चार्ज होता है वो रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी उस रेडिकल की, मतलब ये कि इस SO4 की वैलेंसी क्या है, 2-। The chemical formula of such compound is written as explained in 3 and 4। आपके पास 3 और 4 पॉइंट में उसने बता दिया है कि जब ऐसा केस आएगा तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आपके पास CaCl2 वाला केस है, इसमें क्या है, इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी -1 है, और इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया कि क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास CaCl2 हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट जो है उसको आप कैसे लिखते हो, Al2SO4 थ्राइस, एंड द कैल्शियम फॉस्फेट को लिखने का मेथड ये है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला की दो टाइप्स हैं, सॉरी, तो केमिकल फार्मूला की आपके पास दो टाइप होती हैं, एक एम्पेरिकल फार्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। द सिंपल टाइप ऑफ फार्मूला इज एम्पेरिकल फार्मूला, और इसमें जो सिंपल टाइप है वो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो होती है एटम की किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होने की। ठीक, जैसे कि आपके पास द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। हाउएवर here we will explain it with simple example। for example आपके पास सैंड है, ठीक है, अब सैंड या सिंपल होल नंबर रेशियो होने का मतलब ये है कि मैं अगर कहता हूँ कि दो चीजें मेरे पास मौजूद हैं तो दो चीजों के इंडिविजुअल एटम के करस्पॉन्डिंग दूसरा कितना एटम यूज हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें C6H12 या C6H6 जो कि बेंजीन का फार्मूला है, तो बेसिकली C6H6 की सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है
कि हर एक कार्बन एटम के लिए एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है, तो उसकी सिंपल रेशियो क्या होगी 1:1। इसी तरीके से आपके पास SiO2 है, ठीक है, तो SiO2 में आपके पास क्या है, सिलिकॉन की आपके पास एक रेशियो मौजूद है और ऑक्सीजन के आपके पास दो एटम मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि एक सिलिकॉन के एटम के लिए आपको दो ऑक्सीजन के एटम रिक्वायर्ड है। सेम एज इट इज ग्लूकोज की सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो अगर मैं इन तमाम को लोएस्ट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रेशियो क्या आएगी, 1:2:1, कि एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम अटैच होगा तो आपके पास जो है वो ये इसकी सिंपल होल नंबर रेशियो। तो आपके पास ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O। अब कह रहे हैं कि अगर हम सिंपल यूनिट लेते हैं, ठीक है, किसी भी आयनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। ठीक, सिंपल होल नंबर रेशियो जो आयन की है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर। जैसे कि आपके पास फार्मूला यूनिट कॉमन साल्ट जो है आपके पास सोडियम क्लोराइड, उसका क्या है Na+ और Cl- का, उसका आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा NaCl, क्योंकि ये इसकी सिंपल होल नंबर रेशियो है कि एक सोडियम के आयन के लिए आपको एक क्लोरीन का आयन जो है वो चाहिए। ठीक, इसी तरीके से पोटेशियम ब्रोमाइड का आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो क्या होगा KBr, कि एक पोटेशियम के लिए आपको एक ब्रोमाइड एटम जो है वो रिक्वायर होगा। देन आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करता है किसी भी मॉलिक्यूल के उस कंपाउंड के अंदर। जैसे कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला टाइम n हो, अगर n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ली जा सकती है। मिसाल के तौर पर आपके पास बेंजीन जो है वो C6H6 होता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक बेंजीन के आपके पास मॉलिक्यूल के लिए 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम का होना लाजमी है। तो इसका आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा CH, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा C6H6। अब यहाँ पे n बेसिकली क्या है 6 है, तो अगर मैं इस एम्पेरिकल फार्मूला के बाहर 6 लगा दूं तो ये 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी बेस में भी आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से या एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में जाना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। सेम एज इट इज आपके पास इस टेबल में 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, इन 3 कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला है और ये इन 3 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब वो कह रहा है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, जैसे कि आपके पास वाटर हो गया। तो वाटर में आपके पास सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है 2:1, ठीक, और एक्चुअल रेशियो क्या है वो भी 2:1 है, कि आपको वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन का एटम रिक्वायर होगा। इसी तरीके से HCl हो गया, NaCl हो गया, वो तमाम चीजें हैं जिनका सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फिर आ जाता है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। अगर जितने भी एटॉमिक मैसेज किसी भी एटम के प्रेजेंट हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उन सबको हम ऐड अप कर दें तो वो हमें क्या दे देता है मॉलिक्यूलर मास दे देता है। मैं अगर बात करता हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O है वाटर, मैं अगर इन तमाम चीजों के 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर दूं तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल का जो है वो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जब हम एटम की बात करते हैं तो एटॉमिक मास होता है, जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है Cl2, Cl2 में 2 क्लोरीन एटम मौजूद है, एक क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास 35.5 होता है, तो दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा 35.5 प्लस 35.5 तो ये ऐड अप हो गया 71 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। सेम एज इट इज वाटर की बात करूं तो हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं, हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास क्या होता है 1, तो 2 का क्या हो जाएगा 1 + 1 2,
और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 + 16 18, तो इसका आपके पास मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 18 AMU, सेम एज इट इज कार्बन का 44 AMU। अब आपके पास वो एग्जांपल दे रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है? आप जब भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो आपको उसका फार्मूला आना चाहिए, और फार्मूले के बाद आपको उन एलिमेंट्स का या उन एटम्स का एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। तो आपके पास नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। इसका मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन का एटम, एक नाइट्रोजन का एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम जो हैं वो आपस में मिल के नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 AMU, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 14 AMU, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16 AMU। तो आप इन तमाम को ऐड करोगे, लेकिन O3 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के 3 एटम मौजूद हैं, तो आप ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 14 + 3 मल्टीप्लाई बाय 16। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 48, और देन आप इन तमाम को ऐड करोगे तो आपके पास 63 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास है। सेम आपने कैलकुलेट करना है पोटेशियम सल्फेट का। पोटेशियम का आपके पास एटॉमिक मास 39 AMU है, सल्फर का आपके पास 32 और ऑक्सीजन का आपके पास 16 है। पोटेशियम के 2 एटम हैं तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, सल्फर का 1 एटम मौजूद है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और ऑक्सीजन के 4 एटम मौजूद हैं तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और देन इन तीनों को ऐड अप कर लोगे तो वो आपके पास 174 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगी।